सॉलिड के 5 कैरेक्टर, इसकी हेडिंग है अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के बेस पे सॉलिड्स 2 तरह के होंगे, एक क्रिस्टलाइन और एक एमोर्फस। बेसिकली क्या कहना चाहते हैं, क्रिस्टलाइन का मतलब क्या है, एवरीथिंग इज डेफिनेट, वेल डिफाइंड, शार्प, हर चीज बेहतर है तो क्रिस्टलाइन है। और यानी जिसकी मॉर्फोलॉजी फिक्स नहीं है। व्हाट डू यू मीन बाय मॉर्फोलॉजी फिक्स नहीं है, अपीयरेंस फिक्स नहीं है, कि आपने चारकोल का एक पीस लिया, चारकोल का दूसरा पीस लिया किसी और सोर्स से, दोनों पीसेस के अंदर अरेंजमेंट अलग अलग। जबकि डायमंड आप कहीं से ले आइए, किसी माइन से ले आइए, अगर वो डायमंड है तो डायमंड के अंदर जो अरेंजमेंट है वो टेट्राहेड्रल है और पूरे क्रिस्टल में टेट्राहेड्रल है। ऐसा नहीं है कि एक टेट्राहेड्रल और दूसरे टेट्राहेड्रल में कहीं डिस्टेंस बढ़ जाए कम हो जाए, ऐसा कुछ। तो थ्रू आउट द क्रिस्टल एक जैसा। तो क्रिस्टलाइन आर डेफिनेट, वेल डिफाइंड, एंड अमोर्फस आर नॉट वेल डिफाइंड, दे डू नॉट हैव कैरेक्टरिस्टिक ज्योमेट्री, इनकी ज्योमेट्री बदल फुल क्लियर है। दूसरा पॉइंट, इनको अगर कट करेंगे क्रिस्टलाइन को किसी शार्प एज टूल से, देन न्यू एज सरफेस जो आएंगी, न्यू फॉर्म सरफेस जो आएंगी, दैट विल बी स्मूथ। जबकि एमोर्फस में क्योंकि एटम प्लेन्स के बीच में भी लगी होती है तो कभी स्मूथ नहीं आती, रफ। रबर को अगर आप कट करके देखा तो कितने भी शार्प एज टूल से कट कर लीजिए, रबर जब कट होगी तो रफ सरफेस ही बनेगी, एकदम स्मूथ कटिंग नहीं। या घरों में जनरल एग्जांपल आपने देखा है, पनीर चीज काट के देख लीजिए, तो पनीर कटेगा वो रफ सरफेस में ही कटेगा, एकदम स्मूथ सरफेस में नहीं, ऐसे कोई पॉलीमर होगा वो। तीसरा पॉइंट है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड जो मेल्टिंग पॉइंट है वो एकदम डेफिनेट है और कैरेक्टरिस्टिक है। मतलब अगर मेल्टिंग पॉइंट किसी का 58.59 है तो जब तक ये टेम्परेचर अटेन नहीं होगा वो पिघलना शुरू नहीं करेगा, और एक बार ये टेम्परेचर आया, वो पिघलना शुरू हुआ, उस समय इससे पिघलेगा, दैट इज ओनली द फिजिकल स्टेट चेंजेस, नॉट द टेम्परेचर। और इस समय जो हीट देंगे दैट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, यानी कंफ्यूजन। ठीक है, इसे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, और ये एक डेफिनेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक। अमोर्फस में ना तो मेल्टिंग पॉइंट डेफिनेट, इसके लिए हम कहते हैं इट फर्स्ट सॉफ्टन्स देन ग्रेजुअली मेल्ट्स। पहले ये सॉफ्ट होगा फिर धीरे धीरे मेल्ट होगा, एंड ड्यूरिंग द मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ। तो इसलिए जो हीट दे रहे हैं सारी की सारी फ्यूज यानी पिघलाने के लिए नहीं जा रही, इट आल्सो रेजिंग द टेम्परेचर आल्सो। तो यहाँ पे ये अंतर हो गया। क्रिस्टलाइन सॉलिड में हम कहते हैं लॉन्ग रेंज ऑर्डर होते हैं, यानी अरेंजमेंट ऑफ द क्रिस्टल ऑर्डर्ड अरेंजमेंट। अमोर्फस में शॉर्ट रेंज ऑर्डर है, बेसिकली ऑर्डर है ही नहीं, लेकिन जो ऑर्डर है भी, जैसे कोई टेट्राहेड्रल तो है, तो सारे टेट्राहेड्रल, वो टेट्राहेड्रल आपस में कायदे से अरेंज। मतलब जैसे बेटा क्वार्ट्स है, क्वार्ट्स कहते हैं SiO2, और क्वार्ट्स में SiO2 टेट्राहेड्रल है, ग्लास में भी SiO2 है, वो भी टेट्राहेड्रल। एनसीईआरटी में दोनों में डायग्राम भी है, देखना। तो आपको ये दिखेगा कि जो डायमंड या सॉरी जो क्वार्ट्स में SiO2 है, वो जो टेट्राहेड्रल है, उनका जो अरेंजमेंट का पैटर्न है वो एकदम रेगुलर पैटर्न। यहाँ पे भी टेट्राहेड्रल है, लेकिन इनका पैटर्न रेगुलर नहीं। मतलब वो जब टेट्राहेड्रल पहले या दूसरे से तीसरे से लगेगा तो कभी 8 मेंबर की रिंग दिखने लगेगी, कभी 4 मेंबर की रिंग दिखने लगेगी। यहाँ ऐसा है, जो भी चीज दिखेगा वो एकदम सिमेट्रिकल दिखेगा, यहाँ अनसिमेट्रिकल। इसके बाद ट्रू सॉलिड किसे कहते हैं, की पढ़ाई समझ में आई क्या? क्रिस्टलाइन की तारीफें हो रही है, ये ट्रू है, और अमोर्फस वाले को ट्रू सॉलिड कह देते हैं, ग्लास रबर पॉली। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट, द लास्ट वन, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आइसोट्रॉपी और एनाइसोट्रॉपी। क्रिस्टलाइन में याद रखना है एनाइसोट्रॉपी, मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड में अलग अलग डायरेक्शन में प्रॉपर्टी अलग अलग हो सकती है। कौन सी प्रॉपर्टीज? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रेजिस्टेंस, करंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये जितनी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं वो अलग डायरेक्शन में अलग हो सकती है। ठीक है, जबकि अमोर्फस में हर डायरेक्शन में ये वाली प्रॉपर्टी थी। जैसे ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है, I hope to 1.5 है, तो whatever the nature of glass, whatever the thickness of glass, या आप किस डायरेक्शन से ले रहे हैं इससे कोई मतलब नहीं। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है, 3/2, तो आपको ये ध्यान। इसके बाद एग्जाम्पल आते हैं, जितने भी पॉलीमर्स हैं वो अमोर्फस, पॉलीयूरिथेन कहते हैं, टेफ्लॉन कहते हैं, या कुछ और ऐसा नाम दे रहे हैं, सारे अमोर्फस।
इस चैप्टर में हम जितने भी पढ़ेंगे उसको क्रिस्टलाइन, ठीक है। तो 4 एग्जाम्पल मेन याद रखेंगे, जैसे NaCl ये आयनिक सॉलिड में आएगा, ठीक है। डायमंड कोवलेंट सॉलिड में आएगा। ड्राई आइस ये मॉलिक्यूलर सॉलिड में आएगा। ड्राई आइस सॉलिड CO2 कहते हैं, वंडर वॉल सॉलिड का टाइप है, नॉन पोलर है। और खाली कोई मेटल का नाम ले लें, जैसे आयरन, सोडियम, पोटेशियम, ये मेटेलिक सॉलिड। तो सॉलिड अगली हेडिंग में 4 तरह के थे ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड, लेकिन उनको सबसे मेन क्वेश्चन उसमें यही आता है कि ये 4 तरह के सॉलिड है ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग, ये बेसिकली इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव कौन है? तो भैया क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो होते हैं उसमें सिर्फ मेटेलिक सॉलिड हमेशा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव होते हैं, ठीक है। अब बच्चों ईयरफोन आ चुके हैं और अब हमारी आगे की पढ़ाई शुरू, ठीक, ओके। अब आपको आवाज धीरे धीरे थोड़ी सी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। और इसके बाद हमने जो अगली हेडिंग पढ़ी थी 4 टाइप के सॉलिड के बाद, वो बेसिकली थी कि जो अरेंजमेंट होता है ना, उस अरेंजमेंट को देखते हैं तो रिपीटिंग यूनिट मिल जाती है, कि एक ऐसी यूनिट मिलती है जो बार बार रिपीटिशन करके पूरा क्रिस्टल बना देती है। तो वो जो सिंपलेस्ट बट कंप्लीट रिपीटिंग यूनिट मिलती है उसको हम कहते हैं यूनिट सेल। और जो वो रिपीट कर करके पूरा क्रिस्टल बना देती है वो स्पेस लैटिस। जैसे कि आपकी ईंटें, ब्रिक्स, उनसे मिलके पूरा दीवार बनी है, तो वो दीवार जो दिख गई है वो स्पेस लैटिस कह लीजिए, वो जो ईंटें हैं वो आपकी यूनिट सेल है। या और कोई एक ऐसा एग्जांपल ले लीजिए, जैसे आपने कॉपी है, उसके अंदर पेजेस हैं, पेजेस के रिपीट करने से कॉपी बनी है, तो बेसिकली वो पेज यूनिट सेल कहना चाह रहे हैं, वो जो कॉपी है वो आपका स्पेस लैटिस है। या आपने एक जैसी बहुत सारी बुक्स कॉपीज ले रखी हैं, ठीक है, और आपने उसका चट्टा बना के लगा के रखा हुआ है, तो उसमें से एक कॉपी यूनिट सेल है, वो जो पूरा चट्टा देख रहा था वो स्पेस लैटिस है। फिलहाल दोनों वर्ड क्लियर है। अब ये जो लैटिस है ये कितने टाइप के हैं? तो इनको ब्रॉडली 2 तरह का कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव पोजीशन। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कहां कहां मौजूद है उस पोजीशन से ये 2 तरह के कहलाए जा सकते हैं। एक कहलाता है हमारा सिंपल क्रिस्टल या प्रिमिटिव, जिसमें सिर्फ एटम कॉर्नर पे होंगे। एक कहलाएंगे सेंटर्ड क्रिस्टल, कॉर्नर के अलावा किसी सेंटर पे होंगे। याद रखना है सेंटर्ड क्रिस्टल फिर 3 तरह के हो सकते हैं, एक बॉडी सेंटर, एक फेस सेंटर और एक एज सेंटर है। एज एंड सेंटर होता है, बॉडी, फेस और एंड होता है। तो बॉडी सेंटर में कॉर्नर के अलावा बॉडी के सेंटर में, फेस सेंटर में कॉर्नर के अलावा हर फेस के सेंटर में एटम होता है। और जो एंड सेंटर होता है उसमें कॉर्नर के अलावा सिर्फ अल्टरनेट फेसेस पे होगा, एक आगे है एक पीछे, अल्टरनेट, ठीक है। क्यूब के अंदर सिर्फ 2 ही फेसेस होंगी जहां होगा। इसके बाद हमने जो अगली हेडिंग पढ़ी थी, दैट इज बेसिकली हम कह सकते हैं कि टोटल क्रिस्टल्स कितने तरह के हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ एज लेंथ एंड एंगल, कि एज लेंथ कितनी दूरी पे एक एटम दूसरे एटम से है और उसके बीच का एंगल कितना है, इसके बेसिस पे क्रिस्टल हमें बेसिकली 7 तरह के पहले दिखे। कौन कौन से 7 तरह के? पहला क्यूब, दूसरा टेट्रागोनल, तीसरा ऑर्थोरोम्बोहेड्रल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल और रोम्बोहेड्रल। आखिरी के 2 उल्टे भी बोल सकते हैं। आपको याद आ गया होगा पहले तीनों में क्या कॉमन है? एंगल 90 है। बस पहले तीनों में डिफरेंस क्या है? क्यूब में सारी साइड्स इक्वल है, टेट्रागोनल में 2 साइड इक्वल है और ऑर्थोरोम्बोहेड्रल में कोई साइड इक्वल नहीं है। मोनोक्लिनिक में भी साइड इक्वल नहीं है, लेकिन मोनोक्लिनिक में 2 एंगल 90 है, एक 90 नहीं है। ट्राइक्लिनिक में कोई साइड इक्वल नहीं, कोई एंगल इक्वल नहीं, कोई 90 भी नहीं। फिर हेक्सागोनल में अगर कोई कह रहा है या रोम्बोहेड्रल में कह रहा है, तो बेटा रोम्बोहेड्रल में क्यूब को ही रोम्बस कहते हैं, सारी साइड इक्वल, सारे एंगल इक्वल, बस 90 नहीं है। एंड लास्ट इज हेक्सागोनल, 2 साइड इक्वल है, एक नहीं, 2 एंगल 90 है और एक 120। इसमें आपस में कंपैरिजन आ जाता है। इसके बाद अगली हेडिंग हमने जो पढ़ ली थी, दैट इज बेसिकली, उसमें हमने पढ़ा था कि अगर हम क्यूब पढ़ रहे हैं, क्यूब, स्पेशली क्यूब, और उसमें एटम का कंट्रीब्यूशन कितना कितना है, तो ये हमारी लास्ट हेडिंग थी, आई होप सो, कि अगर एटम खाली कॉर्नर्स पे लगे हैं, कॉर्नर्स पे, तो उसका कंट्रीब्यूशन होता है 1/8। द रीजन इज दैट कॉर्नर इज शेयर्ड बाय 8 एटम। कॉर्नर 8 एटम का हिस्सा है, इसलिए
एक यूनिट सेल में उसका कितना हिस्सा जाएगा, क्योंकि वो 8 यूनिट सेल का हिस्सा है कॉर्नर का एटम, तो एक यूनिट सेल में 1/8 जाएगा। ठीक है, और कॉर्नर हैं कितने, इट इज चांस, क्यूब में तो 8 ही कॉर्नर है, तो 1/8 × 8 = 1। तो आप कह सकते हैं कॉर्नर का टोटल कंट्रीब्यूशन 1 है। इसके बाद फेस सेंटर का कंट्रीब्यूशन, बेटा जो फेस होती है, जैसे ये दीवार एक फेस है, ये कॉमन सेंस है, ये दीवार 2 कमरों में कॉमन है, तो अगर मैं यहां से ये दीवार हटा दूं तो ये कमरा और वो कमरा एक तरफ से देख सकते हैं, तो ये फेस 2 कमरों में कॉमन है, तो यहाँ जो एटम लगेगा वो 2 में जाएगा, तो बेसिकली यहाँ का एटम एक यूनिट सेल को 1/2 देगा। फेसेस 6 होती हैं, 4 ऐसे लगी हैं, एक ऊपर एक नीचे, फेसेस एक यूनिट सेल में 6 हैं, तो 1/2 × 6 = 3, यानी फेस का कंट्रीब्यूशन 3 एटम है। इसके बाद आ गया, अगर आप चाहें तो एज सेंटर, वैसे ये एज कोई पोजीशन नहीं है, लेकिन हम पढ़ाते हैं इसलिए बता रहे हैं, ये वॉइड होता है। अब यहां से एटम उठा के ये वाली जो लाइन है इसे एज कह रहे हैं, जो कि इस कमरे में भी है, इस कमरे में भी है। अच्छा, इसके जो ऊपर कमरा आएगा उसमें भी यही लाइन कॉमन है, और उसके जो ऊपर आएगा उसमें भी। तो एज बेसिकली 4 यूनिट सेल से शेयर्ड होती है, और अगर ये 4 यूनिट सेल से शेयर है तो एक यूनिट सेल में हिस्सा कितना आएगा, तो बेसिकली एक यूनिट सेल में 1/4 हिस्सा आएगा। और एजेस होती कितनी है, 12 कैसे, 4 ऊपर की एजेस, 4 वर्टिकल एजेस और 4 नीचे की, तो 12 एजेस हैं, तो एजेस का टोटल कंट्रीब्यूशन भी 3 होता है, 1/4 × 12 = 3। एंड लास्ट, कोई भी आइटम इनसाइड बॉडी है उसका क्या कंट्रीब्यूशन आएगा, भैया बॉडी के अंदर है तो बाहर से कोई लेना देना ही नहीं है, उसका कंट्रीब्यूशन फुल 1 आएगा। तो आज हमें इसको ही पहले आगे प्रोसीड करना है। पहला क्वेश्चन बच्चों लिखें, पहला क्वेश्चन, 1 atom present at all corners, 1 atom present at all corners, बेटा बार बार मैं कहूं ना कहूं क्यूब का ही क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है, all corners, and 2 atoms present at all body diagonal of cube. 1 atom present at all corner and 2 atoms present at all body diagonal of cube give number of atom present in the unit cell. यूनिट सेल में कुल कितने एटम मौजूद है, मैं इसे आगे ले आता हूं, आप लोगों को अच्छा दिख जाएगा। गिव नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन द यूनिट सेल। मैंने इसीलिए क्वेश्चन बोर्ड में भी लिख दिया है क्योंकि बाद में ये ना मुकरे कि अरे ये वाला शब्द तो हमने देखा ही नहीं। देख लो, करिए जल्दी से, क्यूब का क्वेश्चन है। बहुत बच्चे आंसर सही बता पाते हैं। वेरी नाइस, बाकी लोग भी बताइए। 3 आंसर, 5 है नहीं है, ये बता, गलत। 3 आया, गलत। यस सर। बेटा 3 आया तो गलत है, 5 आया तो भी गलत है। और कोई बच्चा? आंसर है इसका 9। और बहुत जल्दी मान्या ने आंसर दिया, वेरी नाइस, वेरी गुड, जैसे भी आया आपका आंसर, क्योंकि ये ना ऑनलाइन वाले में एक गड़बड़ और है, ऑनलाइन वाले क्वेश्चन उठाते हैं, नेट पे डालते, आंसर निकालते, दे देते हैं। मैं आपसे नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैंने अभी कई बच्चों के स्कूल के पेपर भी हल कराए हैं ना, अभी स्कूल में पेपर चल रहा था, मुझसे पहले से सेटिंग करके बैठते, सर देखो आपने तो पढ़ाया नहीं है चैप्टर, क्वेश्चन आएगा कौन बताएगा। मैंने यार बोर्ड में थोड़ी होगा, बोले अगर हो गया तो भाई, बाई चांस बोर्ड में भी ऐसी सुविधा मिल गई तो पहले से सेटिंग रखेंगे ना आपसे, मैं चल भाई पूछ लेना। तो वो वहाँ क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन मिलते ही
ऑनलाइन हमसे हो जाते थे, बोले आंसर बताते जाओ। चलो बच्चों आंसर है 9। गुड बेटा, जिसका भी आंसर आ गया है आप लोग भी देखो बच्चों, देखो ये समझने वाला है, समझ में आ गया? यस, ये समझने वाला क्वेश्चन है। यहाँ डायग्रामेटिक तो मैं आपको कम ही समझा पाऊंगा, कॉर्नर आपको समझ में सबको आ गया है। 1/8 × 8 1 है। बॉडी का डायगोनल पे 2 एटम है, और बेटा बॉडी का डायगोनल बॉडी के अंदर से जा रहा है, बाहर से तो जा ही नहीं रहा, बॉडी के अंदर से जा रहा है, तो दोनों एटम पूरे पूरे गिने जाएंगे। और बॉडी के डायगोनल 4 हैं भाई लोगों, बॉडी के डायगोनल 4 कैसे हैं? वेरी गुड बेटा, 4 डायगोनल कैसे हैं? यहाँ के टॉप से वहां बॉटम एक डायगोनल, ठीक है, मतलब 2 कॉर्नर से एक डायगोनल। कॉर्नर कितने? 8, तो डायगोनल कितने हो गए? 4, ठीक है भाई। इसके बॉटम से टॉप, इसके टॉप से बॉटम, फिर इसके बॉटम से टॉप, इसके टॉप से बॉटम, तो इसीलिए 4 डायगोनल पे 8 और 1 अंदर 9। क्लियर है? अब तो कर लेंगे, थोड़ा और टिपिकल करें, एक क्वेश्चन ऐसा ही और दे देते हैं, ठीक है। अच्छा बेटा ये देखो, हमेशा कॉर्नर तो हमें बोलना ही बोलना पड़ेगा, क्योंकि अगर कॉर्नर नहीं बोलेंगे तो बॉडी नहीं बन पाएगी, बॉडी कहाँ रहेगी, इसलिए कॉर्नर पे तो हमेशा होगा। तो फिर से वही क्वेश्चन दोबारा करते हैं, लिखे बेटा 1 एटम एट ऑल कॉर्नर, 1 एटम एट ऑल कॉर्नर and 1 atom at all corner and 1 atom at each face diagonal, 1 atom at all face diagonals, ठीक है, ज्यादा नहीं कर रहे, फेस डायगोनल्स कर दिया और 2 की जगह 1 ही कर दिया। अब थोड़ा आराम से, अब आराम से, ठीक है, लेकिन लिख के करो। गुड, बताइए बच्चों। सर 7। वेरी गुड, वेरी गुड, 7 इज करेक्ट आंसर, बहुत बढ़िया। और देख लीजिए, मैं बता दे रहा हूँ, वैसे आपको समझ में आ ही गया दिख करके। यहाँ है बेटा, ये रहे कॉर्नर, और कॉर्नर की तो हमेशा कैलकुलेशन एक ही है। वेरी गुड, 1/8 × 8 = 1। कॉर्नर को हमेशा ऐसे ही गिने जाएंगे। अब बेटा फेस जो होती है ना, ये एक फेस मैंने ये ड्रॉ कर ली, फेस के डायगोनल 2 होते हैं, और हमने कहा 1 एटम एट ईच डायगोनल, तो यहाँ एक एटम, यहाँ एक एटम, तो बेसिकली 2 एटम हो गए। और दूसरा पॉइंट क्या आया, फेस में 2 एटम दिख रहे हैं, फेसेस 6 हैं, तो टोटल एटम 12 हो गए, लेकिन फेस के एटम का कंट्रीब्यूशन हाफ है, और इसलिए ये 6 हो गया, आंसर 7 हो गया। आया समझ में? ठीक है, आप दोनों ने तो आंसर दे दिया, आप लोग क्लियर हैं? बोलो, समझ में आ गया 7? ठीक, तो ये अब इसमें दूसरे टाइप के क्वेश्चन जो आते हैं वो करिए, वो कहेंगे फॉर्मूला बनाना है ए बी के टर्म्स में, ठीक है। लिखें क्वेश्चन, ए एटम प्रेजेंट एट, ए एटम मतलब ए एटम कहने का मतलब, तो सॉरी, एलिमेंट ए, ठीक है, मतलब एलिमेंट का नाम ए है, एलिमेंट ए प्रेजेंट एट ऑल कॉर्नर एंड बी एट ऑल फेस सेंटर, A at all corner and B at all face center. Give formula. A at all corner, B at all face center. Give formula. Very good. ये सबसे easiest क्वेश्चन है, लेकिन पता नहीं क्यों ये बोर्ड से लेके कॉम्पिटिशन तक बहुत आया है, इसलिए मैं पूछता हूँ। बिल्कुल सही है बच्चों आपका आंसर, AB3। A और B का क्वेश्चन है, ए कॉर्नर पे है, बी फेस सेंटर पे है। कॉर्नर की कैलकुलेशन अब बहुत बारी हो गई है, तो आपको मालूम है 1 है। फेस सेंटर की कैलकुलेशन आप कई बार कर चुके हैं, आपको मालूम है 3 है, और इसलिए ए 1 है, बी 3 है, ए बी 3। कोई दिक्कत बेटा? क्लियर है? थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं पहले, थोड़ा सा, ठीक है। लिखें ए एट ऑल कॉर्नर
and all face center. A at मतलब element A at all corners and all face center, सारे कॉर्नर पे भी है, सारे फेस सेंटर पे भी है. एंड एलिमेंट बी एट ऑल एज सेंटर. बेटा एज सेंटर मैं पढ़ा चुका हूं, इसे वॉइड कहें या जो भी है. एज सेंटर एंड एट बॉडी सेंटर. बॉडी सेंटर. गिव, क्वेश्चन ध्यान से सुनना. गिव नंबर ऑफ यूनिट पर यूनिट सेल. गिव नंबर ऑफ यूनिट पर यूनिट सेल. एक यूनिट सेल के अंदर इसकी कितनी यूनिट्स होंगी ये बताना है. गिव नंबर ऑफ यूनिट पर यूनिट सेल. इसमें एक यूनिट सेल में बेटा कितनी यूनिट्स है आपको ये बतानी है. ऑब्वियसली फॉर्मूला निकालने के बाद ही होगा, तो पहले फॉर्मूला तो निकालो. गलत है, गलत है. तो बच्चों ये बिल्कुल सही है. हाँ ये अब ऑप्शन आपके अगर इसके आंसर के दूं तो ऑप्शन है इंटीजर 0 1 2 3 4 5 ऐसे आंसर. क्वेश्चन पढ़ो और इसके अगर ऑप्शनल पेपर होता तो इसके ऑप्शन होते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 0 से लेकर 9 तक कोई इंटीजर टिक करना होता. बोलो. बट आंसर है 4. एक बार फिर समझिए क्या है, और अगर ये समझ में आ गया ना तो अगला पॉइंट भी आपको जल्दी समझ में आएगा क्या है. बच्चों मैं यहीं पे कर दे रहा हूं. एक कॉर्नर पे कहा गया है बी फेस सेंटर पे कहा गया है तो 1/2 × 6 3 हो गया. तो ए के जो टोटल नंबर आ रहे हैं वो 1 + 3 = 4 आ रहे हैं. ठीक है. ए के जो टोटल नंबर आ रहे हैं बेटा, इसकी वजह से 1, इसकी वजह से 3, तो 1 + 3 = 4 आ रहे हैं. ठीक. अब बी की बात करें बेटा. बी एज सेंटर, क्या कैलकुलेशन याद है? एज सेंटर की कैलकुलेशन थी 1/4 × 12, ये भी 3, और बॉडी सेंटर 1 × 1 1, तो ये भी 4 आ रहे हैं. तो बेटा ए भी 4 है, बी भी 4 है, तो नहीं 4 4 है. तो फॉर्मूला क्या लिखा जाएगा? अगर A4 B4 है तो फॉर्मूला तो लिखा जाएगा AB. नाउ द सेकेंड पॉइंट, क्वेश्चन में क्या पूछा है बेटा? क्वेश्चन में ये पूछा है एक यूनिट सेल के अंदर कितनी यूनिट्स हैं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिट्स? इन जनरल भाषा में हम जिसे मॉलिक्यूल्स कहते हैं उसे बुक्स वाले यूनिट्स कहते हैं. जैसे हम NaCl में एक Na एक Cl तो एक मॉलिक्यूल ही तो कहते हैं, लेकिन एक्चुअली ये लोग इसे मॉलिक्यूल ना कह के इसे कहते हैं एक यूनिट. ठीक है. मॉलिक्यूल क्यों नहीं कहते? क्योंकि जनरली मॉलिक्यूल शब्द दिया गया है कोवलेंट कंपाउंड के लिए, जैसे CH4 NH3, उनमें होता है मॉलिक्यूल. तो यहां ये कहलाती है यूनिट. तो NaCl एक यूनिट हो गई, और हमारे पास 4 Na और 4 Cl. 4 Na है, 4 Cl है, या 4 A है, 4 B है. तो बेसिकली ये क्वेश्चन NaCl का है. ये जब आप थोड़ा अभी आगे पढ़ेंगे तो ये Cl आयन है और ये Na आयन की पोजीशन है, और ये आगे की थ्योरी से ही बनाया हुआ क्वेश्चन है. हमें NaCl का क्रिस्टल डिटेल में पढ़ना होता है. तो ये NaCl का क्वेश्चन है, और एक यूनिट सेल में 4 मॉलिक्यूल्स होते हैं, और उसे 4 मॉलिक्यूल ना कहकर 4 यूनिट्स कहते हैं. अगर समझ में आया क्यों यूनिट्स कहते हैं बेटा? एक्चुअली अगर आपको याद है तो ये जो क्रिस्टल होता है इसमें ये NaCl है, NaCl है, NaCl ऐसे करके लगे हुए हैं.
तो कहीं ये तो एक Na आयन लगा है, एक Cl आयन लगा है, एक Na आयन लगा है, एक Cl आयन लगा है। जितना अट्रैक्शन यहां से उतना यहां से, उतना यहां से, उतना यहां से, तो कहां से NaCl का मॉलिक्यूल अलग कर लिया तुमने? समझ में आ रहा है? तो पूरा का पूरा कोई मॉलिक्यूल अलग तो पड़ा नहीं है। जैसे कोवलेंट में पूरा मीथेन का मॉलिक्यूल एक साथ पड़ा होता है, तो वहां तो कहते हैं ये यूनिट एक साथ एग्जिस्ट कर रही है, तो ये मॉलिक्यूल है। तो मॉलिक्यूल शब्द जनरली किसके लिए होता है? मॉलिक्यूल शब्द होता है कोवलेंट कंपाउंड के लिए, और आयनिक कंपाउंड के लिए होती है यूनिट। तो NaCl एक यूनिट का नाम हो गया, और इस क्वेश्चन में NaCl कितने हैं? 4, तो हम कहेंगे 4 यूनिट। समझ में आया? अगला क्वेश्चन 4 टिक होगा। नंबर ऑफ यूनिट्स इन यूनिट सेल इक्वल टू 4। In this unit cell 4A and 4B are present, therefore number of units per unit cell is 4। भाई एक यूनिट का फॉर्मूला A B है, तो हमारे पास 4A है, 4B है, 4 आंसर आ गया। अब बेटा अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में हम इसी से कर रहे हैं वैसे तो, ठीक है। चलो एक मिसिंग का क्वेश्चन कर रहे हैं। लिखें A at corner, B at face center। भाई लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए आपको, कॉमन सेंस, कि इन क्यूब एलिमेंट A प्रेजेंट एट कॉर्नर, ऑल कॉर्नर, B प्रेजेंट एट ऑल फेस सेंटर। बुक में ऐसे होगा, ठीक है। एंड फ्रॉम वन कॉर्नर A इज मिसिंग। अब ये मिसिंग वाले क्वेश्चन हैं, गुमशुदा की तलाश करिए आप। एंड फ्रॉम वन कॉर्नर A इज मिसिंग, गिव फॉर्मूला। अगर हर यूनिट सेल के एक कॉर्नर से एक, जो भी कह दिया, B का B मिस है, नहीं क्या ए मिस है, सॉरी ए कॉर्नर में तो ए मिस होगा। तो अब फॉर्मूला बताइए। चलिए अब फॉर्मूला बताइए जल्दी से। नहीं आया? गलत है, ये सही है। बिल्कुल ठीक कहा बेटा आपने। ये देखिए इन्होंने ये कहा कि ए कॉर्नर में है और साथ में -1 लिख दिया, यानी एक में नहीं है। तो 1/8 इंटू 8 ना करके 7 करेंगे ना बच्चे। 1/8 इंटू 8 थोड़ी होगा, 1/8 इंटू 7 होगा। तो इसलिए 7/8 हो गया है ए। बाकी आपने इसका मतलब बी सही किया है। फेस सेंटर 1/2 इंटू 6 इक्वल टू 3 लिखा है। ए 7/8 हो गया, बी 3 हो गया, इसलिए बच्चे ए 7 और बी 24 हो गया। खत्म। भाई कभी भी कोई एटम फ्रैक्शन में तो होता नहीं, तो फ्रैक्शन में तो आंसर बोलना ही नहीं है। और यहाँ 8 से दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ये 8 निकल लिया, यहाँ आ गया, इसलिए। अब पूछिए। वो बोल रहा तुम में से कोई कुछ पूछ रहा? ठीक है, एनी डाउट? ठीक है, अब थोड़ा सा और टेढ़ा क्वेश्चन इसका कर लेते हैं, ठीक है। लिखते हैं इन NaCl क्रिस्टल। अब ये याद रखना एग्जामिनर खाली NaCl कह के बढ़ जाएगा, मैं आपको पूरी हेल्प कर रहा हूं अभी। इन NaCl क्रिस्टल chloride ion present at all corner and face center। in NaCl crystal chloride ion present at all corner and face center, ठीक है। and sodium ion present at all edge center and body center, ठीक है। edge center and body center, full stop। if along one axis comma if along one axis all the face centered atoms are removed, if along one axis all the face centered atoms are removed, along one axis all the face centered atom are removed, give formula। if along one axis, ठीक है, all the face centered atom, सॉरी वर्ड गलत है, ions are removed,
ऑब्वियसली क्लोराइड आयंस कहना चाहिए आर रिमूव्ड, गिव फॉर्मूला, बारामूला बताओ भैया, गिव इट्स फार्मूला। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा बोलो। सर बोर्ड सब ब्लर आ रहा है सर। अच्छा बोर्ड ब्लर आ रहा है, मैं वैसे बोर्ड में कुछ लिख नहीं रहा हूँ, मैं आपको आज अरेंज करो, कल मैं इसे सही करता हूँ, क्योंकि ना हो सकता है इंटरनेट कनेक्शन ये मोबाइल वाला चल रहा हो इसलिए। ठीक है, मैं एक सेकंड चेक कर ले रहा हूँ बेटा, है जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ब्रॉडबैंड नहीं चल रहा, कनेक्टेड विदाउट इंटरनेट कह रहा है, इसका मतलब मेरा मोबाइल नेटवर्क ही आपको दे रहा है। बेटा मेरा मोबाइल नेटवर्क से आ रहा तो ऐसे ही आ रहा। आज का मैनेज करो, वैसे क्लास खुल गई है। ठीक है बेटा, और मैं बोर्ड पे कोशिश करूंगा कम से कम लिखूं, और ठीक है अब देखना कुछ साफ हुआ, कोई बात नहीं। डन। सही है, एक बारी समझिए बेटा, तो मिटा ही नहीं सकते, यही तो क्वेश्चन है। ये देखिए, ये है कॉर्नर और फेस सेंटर। अब जरा ध्यान दीजिएगा मेन पॉइंट पे, ये सीएल यहां पे है फेस के सेंटर पे, और आपने एक एक्सेस पास की। बेटा एक एक्सेस से कितने फेस सेंटर एटम हटेंगे? 2 हटेंगे, और दोनों फेस सेंटर का कंट्रीब्यूशन कितना कितना है? आधा 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 आधा, एक। टोटल फेस सेंटर एटम कितना हटा? एक। तो पहले फॉर्मूला था Na4Cl4, और Cl एक कम हो गया तो Na4Cl3, Na4Cl3 आंसर। फिर एक बार समझिए बेटा, अगर मैं इस क्वेश्चन में कहूं कि यहाँ पे Na का नंबर बताइए और Cl का नंबर बताइए, तो आपका आंसर कुछ ऐसा आना चाहिए कि जो Na आयन है वो है 1/8, सॉरी Na आयन है एज सेंटर पे 1/4 इंटू 12 प्लस 1, और बॉडी सेंटर पे तो ये 3 + 1 4 हो गए Na आयन। और अगर मैं कहूं अब Cl आयन बताओ भैया कितने हैं, तो ये कॉर्नर की वजह से तो पूरे हैं, लेकिन ये ध्यान देना है यहां 4 आएगा, 6 नहीं। क्यों? क्योंकि ये कहा है एक एक्सिस। अच्छा बच्चे क्या करते हैं, वो पढ़ते हैं खाली ऑल द फेस सेंटर आर रिमूव, और वो ऑल द फेस सेंटर जब रिमूव कर देते हैं वो इस कहानी को कर देते 0। अरे भैया अलोंग वन एक्सिस ऑल द रिमूव, एक एक्सिस से कितने आ रहे हैं? 2 हटे, तो इसीलिए बेटा ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, मिला के 3 हो गया, ये 4, Na4 थे, Cl3 थे, इसलिए आंसर आया Na4Cl3। बोलो बच्चों, कोई डाउट? एनी डाउट? अब ये क्लियर है? चलिए अगली हेडिंग लिखें बेटा, कंपैरिजन बिटवीन। ये वाली हेडिंग, अगली वाली जो हम पढ़ रहे हैं, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। कंपैरिजन बिटवीन सिंपल क्यूब कॉमा बॉडी सेंटर क्यूब एंड फेस सेंटर क्यूब। कंपैरिजन बिटवीन सिंपल क्यूब, बॉडी सेंटर क्यूब एंड फेस सेंटर क्यूब। बच्चों अगर मैं एक एक को डिस्कस करते जाऊं, पहले सिंपल क्यूब, ठीक है, व्हाट इज सिंपल क्यूब? एटम कहां कहां थे? कॉर्नर पे थे, और साथ में फेस के सेंटर पे थे। गलत हो गया भाई, सॉरी फॉर दैट, मैं ज्यादा लिख गया। सिंपल क्यूब मतलब एटम खाली कॉर्नर पे थे। अच्छा ये हुआ कॉर्नर पे एटम थे, तो लैटिस पॉइंट्स हो गए 8। ये कॉर्नर वाले क्या कहलाते हैं? जहां एटम मौजूद होते हैं वो लैटिस पॉइंट, ये हो गए 8। नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितने हुए? नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल
एक यूनिट सेल में कितने एटम आएंगे? तो बेटा 1/8 इंटू 8 इक्वल टू 1, एक एटम आएगा पूरे यूनिट सेल में। यहां तक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो हर सिंपल क्यूब हो, बॉडी सेंटर हो, फेस सेंटर हो, सब में हमें यही चीज स्टार्टिंग में करनी है। पहला पॉइंट क्या होगा? कहाँ कहाँ है, लैटिस पॉइंट कितने हैं, कंट्रीब्यूशन कितना है, तीनों का समझ में आ गया। बॉडी सेंटर में बेटा क्या आएगा? कॉर्नर प्लस बॉडी सेंटर, लैटिस पॉइंट कितने हो गए? 8 और 1 9 आया समझ में। कंट्रीब्यूशन के हिसाब से एटम हो गए 2, कॉर्नर 1 बॉडी सेंटर 1, ठीक। तीसरा फेस सेंटर क्यूब, कहाँ का एटम? कॉर्नर और फेस सेंटर, कॉर्नर 8 फेस सेंटर 6, 14 हो गए इसके लैटिस पॉइंट। कंट्रीब्यूशन 7, कॉर्नर की वजह से 1, फेस सेंटर की वजह से 3, यहां तक क्लियर। अगला पॉइंट जो मेन, वो है डिस्टेंस बिटवीन नेबरिंग एटम। क्या है? डिस्टेंस बिटवीन नेबरिंग एटम, इसे डी से लिखते हैं बेटा। ये जरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आगे के लिए भी। यहां पे नेबरिंग एटम एक ही जैसे होंगे, कहने का मतलब अगर एक Cl है तो दूसरा भी Cl ही है। तो नेबरिंग एटम एक दूसरे से जो टच हो रहे हो उन्हें मानते हैं, जो सबसे पास वाले हो वो कहलाते हैं। अब कॉमन सेंस है, सिंपल क्यूब में बेटा ये भी एक ही डिस्टेंस पे है, ये भी एक ही डिस्टेंस पे है, क्योंकि सिंपल क्यूब में सिर्फ कॉर्नर्स पे है और आपको मालूम है सारी एजेस बराबर है, ए बी सी, तो ये दोनों या ये दोनों सब इक्वल डिस्टेंस है। और जनरली हम सॉलिड स्टेट चैप्टर में एज लेंथ को ए लिखते हैं, ए पिकोमीटर। तो डिस्टेंस बिटवीन नेबरिंग एटम सिंपल क्यूब में ए पिकोमीटर है। सिंपल क्यूब में डिस्टेंस बिटवीन नेबरिंग एटम, दो पड़ोसी एटम कितनी दूरी पे हैं? ए एज लेंथ पे, ठीक है। और जो आप बोल रहे हो बेटा वो है रेडियस। चक्कर क्या है? रेडियस किसे कहते हैं? डिस्टेंस बिटवीन नेबरिंग एटम का हाफ। यहां जो सबसे पड़ोस में एटम है, क्योंकि वो एक जैसे एटम है, उनका आधा रेडियस है। तो सिंपल क्यूब में रेडियस है बच्चों a/2। सिंपल क्यूब में डिस्टेंस बिटवीन नेबरिंग एटम हो गई a और रेडियस हो गई a/2। क्लियर है? लास्ट पॉइंट है सिंपल क्यूब की एफिशिएंसी कितनी आएगी? डिस्टेंस, रेडियस एंड लास्ट इज एफिशिएंसी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एफिशिएंसी? बच्चों एफिशिएंसी से मतलब है कि एटम ने कितनी जगह घेरी डिवाइडेड बाय पूरे यूनिट सेल यानी क्यूब में कितनी जगह थी। यानी एफिशिएंसी का फॉर्मूला हम यहां लिखेंगे वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द एटम डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटम डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ क्यूब। और जब हम परसेंटेज में निकालते हैं तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं 100 से। तो एफिशिएंसी, जिसको ईटा या इस फॉर्मूले से लिख देते हैं बेटा एन या ईटा इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑक्युपाइड डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम इनटू 100। ठीक है। अब भैया सिंपल क्यूब में एक ही एटम है, एक एटम है और तो अच्छा बेटा को हम इंटरचेंज कर सकते हैं, अभी पढ़ा, वेरी गुड। या तो r की जगह a/2 या a की जगह 2r, जो आपकी श्रद्धा वो लिख लो। मैंने यहाँ r की जगह a/2 लिख लिया। अब जरा ध्यान से देखिए, ये a³ निपट गए, ये 2 का क्यूब 8 आया, 4 से 8 गया तो 2 टाइम्स बचा। तो आंसर मुझे दिख रहा है π/6 इंटू 100 और पाई की वैल्यू 3.14 पुटअप करके देख लो, 51.4 या 33 जो भी आता है आ जाएगा। 3.14 पुटअप करिए, 22.7 पुटअप करिए तो आपको सिंपल क्यूब की एफिशिएंसी मिल जाएगी। कोई दिक्कत? अब जल्दी से बॉडी सेंटर क्यूब खुद करने की कोशिश करिए। हेडिंग डालिए बॉडी सेंटर क्यूब। बच्चों मुझे उम्मीद है कम से कम 2 पॉइंट शुरू के तो बड़े आराम से लिख सकते हैं आप। पहला पॉइंट कहलाता पोजीशन। बॉडी सेंटर क्यूब में पोजीशन क्या क्या है? वेरी गुड, कॉर्नर प्लस सेंटर ऑफ बॉडी,
सेकंड पॉइंट, लेटेस्ट पॉइंट कितने हो गए? कॉर्नर 8, सेंटर ऑफ बॉडी 1, मिला के 9। थर्ड पॉइंट, हाँ गुड, कंट्रीब्यूशन की वजह से टोटल एटम या नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितने हैं? आंसर इज 2, एक कॉर्नर और एक ये। अब बच्चों जरा सी मैथमेटिक्स एक बस आपको अगर पता है तो मेरा काम बहुत इजी हो जाएगा कि क्यूब का डायगोनल कितना होता है। वेरी गुड, जिसे पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो पाइथागोरस थ्योरम से समझाऊंगा मैं। ये है क्यूब का डायगोनल, मतलब पूरा क्यूब अगर बनाऊंगा तो ये क्यूब का डायगोनल आएगा। ये अभी मैंने पूरा क्यूब बनाया नहीं है, ये ऐसे होगा। तो ये जो क्यूब का डायगोनल आता है ये होता है a√3। अगर एज लेंथ a है तो a√3। अब इसमें एटम कहां लगा? ये कॉर्नर लगा है, ये कॉर्नर लगा और एक बॉडी के सेंटर पे भी लगा। तो मैं इस डायगोनल को उठा के अलग से बना के दिखा रहा हूं। ये रहा क्यूब का डायगोनल, बेटा ये फोटो दिखा, और इस डायगोनल पे ये एक एटम है, एक एटम ये है, एक ये, सब एक जैसे। तो क्यूब के डायगोनल पे ये रहे एटम। तो बच्चों डिस्टेंस बिटवीन नेबरिंग एटम क्या आया? डिस्टेंस बिटवीन नेबरिंग एटम क्या आया? दो नेबरिंग के बीच की दूरी क्या आई? डायगोनल का आधा। तो यहां डिस्टेंस बिटवीन नेबरिंग एटम आ रहा है a√3/2, यानी रेडियस क्या आ गया? यानी रेडियस आ गया a√3/4। डिस्टेंस बिटवीन नेबरिंग एटम आ गया a√3/2 और रेडियस आ गया a√3/4। कोई दिक्कत नहीं है, गुड है। बच्चों लास्ट पॉइंट एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय टोटल वॉल्यूम इनटू 100। बच्चों बस ये ध्यान रखना, ये बच्चे गलती करते हैं, ये नहीं लिखते वॉल्यूम ऑक्युपाइड में, जल्दबाजी में ये 2 नहीं लिखते, वो खाली ये लिख के बैठे होते 4/3 πr³। भैया इस बारी यूनिट सेल के अंदर 2 एटम है, तो भैया एक एटम का वॉल्यूम इतना, 2 का इतना, और a³ इनटू 100। और वो जो पहले बताया वैसे यहाँ आप r की जगह a या a की जगह r के टर्म्स में पुटअप कर लीजिए। जैसे a की जगह लिखेंगे तो 4r/√3 का क्यूब, या r की जगह लिखेंगे तो a/√3/4, वॉट एवर यू प्रिफर। मैं तो r की जगह ही लिख देता हूं a/√3 का क्यूब। तो ये a³ तो चल बसा। 3√3 इसका क्यूब आया, इसका 64 आया, 8 और 8 64, ये निपट गया। 3√3 का 3 निपट गया, खाली √3 ऊपर बचा है, ऊपर √3 बचा है, नीचे 8 बचा है और पाई बचा है इनटू 100। आप सॉल्व करके देखिए 68% आएगा। तो बॉडी सेंटर क्यूब का जो एफिशिएंसी आएगी 68। अब बच्चों आखिरी बचा है फेस सेंटर क्यूब, खुद ही करिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ओके, फेस सेंटर क्यूब के मैं आपको आंसर लिख दे रहा हूं ड्यू टू टाइम, ठीक है, और आप खाली आंसर मैच करेंगे और बताएंगे कल, ठीक है। फेस सेंटर क्यूब का जो मेन आंसर है वो रेडियस और डिस्टेंस होता है। डिस्टेंस को a/√2 कहते हैं, या √2/a/2 समथिंग ऐसे, √2/2a कहते हैं, और रेडियस को हम कहते हैं a/2√2। और यहाँ की एफिशिएंसी आप पाई के टर्म्स में निकालना, मैं आपको वैल्यू के टर्म्स में बता रहा हूँ 74% आएगी। तो बाकी पॉइंट आपके लिए सरल है ना, ठीक है। अब ये जरा पुटअप करिए बेटा, इतना आज रख रहे हैं, बाकी कल करेंगे, ठीक है। और 3 to 4 अपने टाइम पे बैच है आज, और आज आप लोगों का 3 to 4 ऑफलाइन ही है, सॉरी ऑनलाइन ही है। आज 3 to 4 आप ऑनलाइन आएंगे, सारे बच्चों से एक बारी बैच पे हम बात कर लेंगे, फिर कल 3 to 4 या जैसा भी सब बच्चे सेट डिस्कस करेंगे वो ऑनलाइन बैचेस को छोड़ के ऑफलाइन पे आएंगे।